गुड इवनिंग। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो चला है सीधी बात का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सीधी बात में हम बात करेंगे आज एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति की, जो कि ब्राह्मण पॉलिटिक्स की वजह से गर्मा गई है। हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में कैसे बीते दिनों ब्राह्मणों की यानी कि पंडितों की बकायदा एक मीटिंग होती है, जिसमें न सिर्फ बीजेपी बल्कि अन्य पार्टियों के भी जो तमाम ब्राह्मण विधायक थे वो एकत्र होते हैं। एक बंद कमरे में ये मीटिंग चलती है। इसको लेकर अलग अलग बयानबाजियां सामने आती हैं। बीजेपी इस पर सफाई देती है। समाजवादी पार्टी की तरफ से शिवपाल सिंह यादव, आपको याद होगा, जो कि न्योता दे देते हैं कि जो तमाम ब्राह्मण विधायक हैं आइए समाजवादी में आ जाइए, वहां पर उनका सम्मान होगा। राजनीति चरम पर रहती है। अब जिस तरीके से बीते एक हफ्ते से उत्तर प्रदेश में इस ब्राह्मण मीटिंग को लेकर गहमा गहमी का दौर देखा गया, उसके बाद पीएन पाठक, जिनके घर पर ये मीटिंग होती है, जिनका एक बड़ा रोल इस पूरी मीटिंग को लेकर, बंद कमरे की मीटिंग को लेकर रहता है, वो ट्विटर पर आकर यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आकर सफाई देते हैं, जस्टिफाई करते हैं। क्या वो कहते हैं वो भी हम आपको बताएंगे, और साथ ही किस तरीके से एक बार फिर से राजनीति उत्तर प्रदेश की ब्राह्मण पॉलिटिक्स को लेकर हिलोरे मार रही है, वो भी आप देख लीजिए। अनुशासित पार्टी है, तो अब अनुशासन के दायरे में उनके प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो कहा है वो अपना उनका विषय है, अब वो लोग जो कर रहे हैं वो उनका अपना अलग विषय है। तो दोनों लोग अपनी जगह सही है। भाई, बैठक स्वाभाविक है कि भोज के तौर पर यह देश पहले कृषि प्रधान देश था, अब जाति प्रधान देश है। इस नाते जाति प्रधान देश है कि कोई भी पार्टी हो, संगठन बनाती है तो जाति खोज खोज के बनाती है, मंत्री बनाती है तो खोज खोज के बनाती है। हर काम जाति के आधार पे हो रहे हैं। नौकरियों में फार्म भरे जाते हैं तो आप देखते हैं कि जाति कालम बना होता है। तहसीलों में तहसीलदार ठप्पा मार के देते हैं कि तुम फला जाति के हो, तुम फला जाति के हो। तो ये सब अगर है तो क्यों है ऐसा? अगर ऐसा है तो फिर उसको नकारा नहीं जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण समाज में ऊहापोह की स्थिति है। ये खुद पीएन पाठक नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं किस तरफ जाऊं। हिदायत ये है कि जबरदस्ती के डायलॉग बाजी ना करें। मुझे तो लग रहा है कि कहीं अगली बार टिकट ही ना कट जाए इनका, और इन्हीं के साथ ही इनका टिकट कटवा देंगे। अगर सम्मान चाहिए तो समाजवादी पार्टी है, जहां एक छोटे से कार्यकर्ता को अध्यक्ष की पद मिलता है, जहां पे कभी भी कार्यकर्ताओं के सम्मान के आगे कोई बात नहीं पड़ता, और ये नेताजी ने हम लोगों को सिखाया है। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त कई खंडों में विभक्त हो चुकी है। जो भारतीय जनता पार्टी समाज को जाति में, धर्म में विभक्त करना चाहती थी, वो भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में जातियों में विभक्त होती जा रही है। कभी ठाकुर विधायक अपनी सम्मेलन कुटुंब के नाम से कर रहे हैं, कभी ब्राह्मण विधायक कर रहे हैं, अब कुछ दिनों बाद कुर्मी करने लगेंगे, कुछ दिनों बाद दलित करने लगेंगे। भारतीय जनता पार्टी में किसी भी वर्ग के विधायक हो, चाहे उनका कार्यकर्ता हो या आम जनता हो, किसी के लिए भी उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया। तो पीएन पाठक के एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए, एक ट्वीट के जरिए किस तरीके से यूपी की राजनीति एक बार फिर से उछाल मार रही है, और समाजवादी पार्टी बार बार इस मौके को भुनाते हुए तमाम ब्राह्मणों को समाजवादी पार्टी में आने का न्योता दे रही है, तो कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही है। ये हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब जरा वो ट्वीट भी आपको दिखाते हैं जिसको लेकर ये राजनीति जिस वजह से एक बार फिर से उफान पर आ गई है। ट्वीट आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जरा देख लीजिए क्या उन्होंने लिखा। उन्होंने लिखा, जय श्री राम, जय सनातन, जय भाजपा। सनातन परंपरा में ब्राह्मण को समाज का मार्गदर्शक, विचारक और संतुलन कर्ता माना गया है। जहां ब्राह्मण एकत्र होता है वहां ज्ञान, विवेक और चिंतन का मंथन होता है, जो हिंदू अस्मिता को सशक्त बनाता है। उसका धर्म समाज को जोड़ना है, विभाजन नहीं। एक तरह से जस्टिफिकेशन देने का काम पीएन पाठक यहां पर करते हैं। और अगर ये जस्टिफिकेशन नहीं है तो फिर क्या है? जहां पर यहां पर वो जोड़ने, विभाजन करने, इन तमाम बातों का, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, पंडितों की भूमिका, मीटिंग, ज्ञान, इन तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो इसे जस्टिफिकेशन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? कुछ और कहेंगे। तो इसी पर आज हम करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए वो प्रमुख सवाल आपको बता दें, वो सुलगते सवाल जिनके इर्द गिर्द आज होगी सीधी बात, वो सवाल एक एक कर आपके सामने रख रहे हैं। यूपी में ब्राह्मण राजनीति, सत्ता के लिए रणनीतिक इस्तेमाल या फिर सनातन पहचान की बात?
जिस तरह से पीएन पाठक भी ट्वीट करते हैं। दूसरा सवाल, क्या ब्राह्मणों की पारंपरिक भूमिका और राजनीतिक आकांक्षाओं में टकराव है, किसी तरह का तालमेल जिसमें गड़बड़ है, ये सवाल। तीसरा सवाल, क्या इस ट्वीट से सामाजिक विभाजन बढ़ता है या राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिलती है? क्योंकि पीएन पाठक हालांकि इसके माध्यम से कह रहे हैं कि जोड़ना है ब्राह्मणों का काम, विभाजन करना नहीं है। चौथा सवाल, युवा वोटर की नजर में बयान के क्या मायने हैं? ये पहचान की बात है या फिर मतदान की एक रणनीति? युवा वोटर्स पर इसका क्या इंपैक्ट जाता है? पांचवा सवाल, जातिगत पहचान राजनीति लोकतंत्र के लिए लाभदायक है या फिर खतरनाक है? जहां पर हम कास्ट सेंसस की बात करते हैं, जातियों के आधार पर पहचान की बात करते हैं, चाहे वो आप ठाकुरों की चौपाल की बात कर लीजिए, ठाकुरों की मीटिंग की बात कर लीजिए, या फिर ब्राह्मणों की ये जो मीटिंग होती है ब्राह्मणों की मीटिंग की बात कर लीजिए, या फिर आप पीडीए चौपाल की बात कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में समय समय पर यह देखा गया है कि किस तरीके से जातियों को साधने के लिए अलग से मीटिंग्स या चौपाल आयोजित होती रही हैं। तो क्या इस बार 2027 के विधानसभा चुनाव में भी इसी तरीके से पूरी राजनीति जातियों के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखेगी? यह अहम सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है। और जिस तरीके से ये बयानबाजी हो रही है, ये ट्वीट कह लीजिए या मीटिंग कह लीजिए, ये जो तमाम चीजें, ये जो तमाम घटनाक्रम एक एक कर सामने आ रहे हैं, क्या ये सीधे तौर पर सिर्फ और सिर्फ 2027 के चुनावों को लेकर इशारा करते हैं? ये तमाम सवाल जिसको लेकर आज होगी सीधी बात, एक एक कर अपने मेहमानों से परिचय भी आपका करा देते हैं। हमारे साथ अमित तिवारी है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर पूजा मिश्रा है समाजवादी पार्टी की तरफ से पक्ष रखने के लिए, संजीव कुमार हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, आलोक पांडे जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अमित तिवारी जी, सवाल मेरा आपसे ही है, क्या मोबिलाइजेशन की कोशिश है, जिस तरीके से ब्राह्मणों को साधा जा रहा है या ब्राह्मण वोट बैंक एकत्रित किया जा रहा है, ये जो ब्राह्मण मीटिंग होती है, फिर मीटिंग पर राजनीति गर्म हो जाती है, फिर वो जो राजनीति गर्म होती है उस पर पीएन पाठक खुद ट्वीट करते हैं, जस्टिफिकेशन देते हैं, क्लियरली कहते हैं कि ब्राह्मणों का काम जोड़ना है, विभाजन करना नहीं है, तो इसे जस्टिफिकेशन माने या कुछ और? मोनिका जी, देखिए, जिस तरीके से इस पूरे के पूरे मसले को, एक सामान्य सी मुलाकात को, एक सामान्य से व्यवहारिक मुलाकात को इस तरीके से मोड़ दिया जा रहा है, मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी वहां पर दिशाहीन हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के पास मुद्दे शून्य हो चुके हैं, तभी इस तरीके के मुद्दों को उठाया जाता है। आप देखिए, आज उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को देख रहा है कोई? अखिलेश यादव वहां से तो अपना इस्तीफा देकर चले गए हैं दिल्ली। आज अखिलेश यादव अमूमन तौर पर अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी यूपी की पार्टी है, यूपी के बाहर उसका कोई बहुत ज्यादा विस्तार है नहीं। तो आज जो समाजवादी पार्टी के मुखिया दिल्ली में बैठे हुए हैं, वो तो अपनी करहल की सीट को से इस्तीफा देकर दिल्ली चले गए। तो जब उनको यूपी में कोई सुनना नहीं चाहता है, यूपी में कोई देखना नहीं चाहता, यूपी की राजनीति उनसे हो नहीं रही है, तो वो इसी तरीके की चर्चाओं का बात करेंगे। आज देखिए, जहां पर बात होनी चाहिए थी कि वहां पर किस तरीके से आज पिछले 24 घंटे में 6 एनकाउंटर हुए हैं, किस तरीके से अपराधियों पर लगाम लगाया जा रहा है, जबकि कभी समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में आतंकवादियों पर से मुकदमे वापस लिए जाते थे, उनको प्रोत्साहन किया जाता था, मुख्यमंत्री आवास से पूरा का पूरा उनका काम चलता था। आज वहां पर 24 घंटे में 6 अपराधियों को एनकाउंटर किया गया है। इस तरीके के यूपी के राज्य में आज जहां पर कि कानून व्यवस्था सुदृढ़ है, रोजगार आ रहा है, आज मुख्यमंत्री वहां पर उत्तर प्रदेश को 2 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात करते हैं। सड़कों का जाल देखिए, एयरपोर्ट्स का जाल देखिए, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स है, वहां पर आप आ जाते हैं ब्राह्मण, दलित, इन सभी जो जातिगत समीकरण, कोई जो विकास आप गिना रहे हैं, हम विकास को यहाँ पर इग्नोर नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि विकास हो रहा है। देखिए, वाकई में विकास हुआ है, एक्सप्रेसवे बने, ये हुआ वो हुआ, डिजिटलाइजेशन, तमाम चीज़ें, जीरो टॉलरेंस की नीति, ये सब बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस चीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि जाति आधारित राजनीति उत्तर प्रदेश में देखी जाती रही है, और अब 27 के चुनाव है तो ये जाति आधारित राजनीति एक बार फिर से गर्म हो रही है। फिर आप कहते हैं क्लोज डोर मीटिंग को हवा बना दिया गया है। नहीं, मैंने कहा कि देखिए, जिसको जो समीकरण साधना हो, किसी को दलित और मुस्लिम का समीकरण साधना हो, वो समीकरण साधता रहे, किसी को मुस्लिम और यादव का समीकरण साधना हो, वो समीकरण साधता रहे। तो बीजेपी ब्राह्मणों का समीकरण साध रही है। नेतृत्व में
वही तो मैं बता रहा हूँ, हमारा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में एकमात्र समीकरण है, वो है विकास का समीकरण। सबका साथ सबका विकास, इस मंत्र के साथ हम आगे बढ़ते हैं। कोई भी किसी भी सरकारी नीति से कोई छूट न जाए और कोई भी अवैध घुसपैठियों को किसी सरकारी चीज का लाभ न मिले, ये स्पष्ट नीति के साथ हम यूपी में आगे बढ़ रहे हैं। सबका साथ सबका विकास की अमित तिवारी जी अगर भारतीय जनता पार्टी करती है बात, जो कि करती भी है, तो फिर इस तरह के ट्वीट्स की या फिर इस तरह की क्लोज डोर मीटिंग की, चाहे वो ठाकुर मीटिंग हो, चाहे वो ब्राह्मण मीटिंग हो, तमाम विधायकों का एकजुट होना हो, आखिर इन सब की जरूरत या फिर इन सब की मजबूरी क्यों आ पड़ी है? इसका जवाब भी आपको देना होगा और जवाब हम आगे आपसे लेंगे। लेकिन जिस तरीके से गहमा गहमी देखी जा रही है और आरोपों का सिलसिला भी है इस मीटिंग को लेकर, जरा वो भी यहाँ पर क्लैरिफाई कर लिया जाए। डॉक्टर पूजा मिश्रा जी हमारे साथ है। डॉक्टर पूजा मिश्रा जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मण अगर नाराज है या उनको सम्मान नहीं मिल रहा है, जो कि नहीं मिल रहा है, ये क्लैरिफाई शिवपाल यादव भी कहते हैं कि भाई सम्मान नहीं मिल रहा है बीजेपी में ब्राह्मणों को, तो समाजवादी पार्टी में आ जाए। तो क्या आप सीधे सीधे यहाँ पर खुलकर मौका मुद्दा भुनाना चाहते हैं कि तमाम जो ब्राह्मण विधायक है उनको अपने पाले में किया जाए? क्योंकि आप भी जानते हैं कि वक्त के साथ किस तरीके से ब्राह्मण वोट बैंक सपा से छटका है और बीजेपी का मजबूत हुआ है, आंकड़े गवाही देते हैं। मोनिका जी आपको नमस्कार और साथी कप्तान को भी नमस्कार। हमने जब कहा कि ब्राह्मणों की उपेक्षा हो रही है, आप नाराज चल रहे हैं, तो आप हमारे पास आ जाइए। अगर आप समाज की उन्नति की बात करते हैं, समाज की प्रगति की बात करते हैं, तो आप हमारे साथ आ जाइए। क्योंकि भाजपा की मंशा और इच्छा नहीं है कि उत्तर प्रदेश का विकास हो या उत्तर प्रदेश की उन्नति हो। आपने देखा होगा मोनिका जी, ये ब्राह्मण मीटिंग हुई थी 24 दिसंबर 2025 को। उसके अगले ही दिन, आखिरी दिन था विधानसभा का, जो अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में कहा, उसी विधानसभा में जो वर्तमान के मुख्यमंत्री जी हैं, वो उनको पता है कि नेता प्रतिपक्ष जो है माता प्रसाद पांडे जी हैं और अखिलेश यादव जी वहां पर रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। तब भी बहस में हर दूसरी लाइन में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का नाम ले रहे थे। तो ये दर्शाता है कि माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी कितने स्ट्रॉन्ग हैं कि चाहे वो उप सीएम हो, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, सब उन्हीं का नाम ले रहे होते हैं। तो 24 तारीख को जो आखिरी दिन था, उस दिन मीटिंग होती है मोनिका जी, और होती है एक दिन पहले, जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा सब तय था कि वो लखनऊ में आएंगे, मूर्ति को अनावरण करेंगे। किनका? अटल बिहारी वाजपेयी जी का, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का और दीनदयाल उपाध्याय जी का, मतलब तीनों ब्राह्मण शिरोमणियों का जो है वो करेंगे अनावरण। और ब्राह्मण विधायक बैठ करके एक दिन पहले मीटिंग कर रहे हैं बंद कमरे में, और इस बात पर मीटिंग नहीं कर रहे हैं कि हमारे भाजपा के पार्टी के जो बड़े जो संस्थापक रहे हैं, उन ब्राह्मणों की मूर्तियों का अनावरण है, वो इतना उपेक्षित फील कर रहे हैं कि वो उस वक्त भी मोनिका जी मीटिंग कर रहे हैं। आपने सुन ही लिया, जिनके यहाँ पे मीटिंग थी कुशीनगर से जो विधायक है, उनका टिकट कटना तय है मुझे लगता है। उसके बाद में हमारे मिर्जापुर से जो है रत्नाकर मिश्रा जी विधायक है, उनका बयान सुनिएगा। जब मीटिंग के बाद में उनका बयान आता है कि हम लोग जो है बैठ करके, क्योंकि समाज की दिशा और दशा खराब हो गई है, जो कि भाजपा ने की है, अगर उत्तर प्रदेश में आप रह रहे हैं तो दिशा और दशा जो खराब हो गई है उसको सही करने के लिए हम वहां पे बैठ करके मीटिंग कर रहे थे, मंथन कर रहे थे। ये मिर्जापुर के विधायक का बयान है। तो आप सोचिए कि अगर आपको दिशा और दशा सही करना है, तब तो हम इसीलिए बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी धरातल पे रह करके उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा पर कार्य कर रही है। हाँ। भाजपा को तो जहां मौका मिल रहा है वहीं पे वो जो है आरक्षण का हनन कर ले रही है, वहीं पे लोगों को प्रताड़ित कर रही है। वरना इतना बड़ा जो भी कह रहे हैं, बड़ी तरक्की कर रही, बहुत तरक्की कर ली हुई है। जो कोडिंग का घोटाला चल रहा है, जो पूरा बाहर निकल करके आएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं कह रहे हैं कि सबसे बड़ा घोटाला होगा, और आप अपना गुणगान कर रहे हैं। धरातल पर अगर सपा होती तो माननीय अखिलेश यादव करहल की सीट को पर इस्तीफा नहीं देते, वहां से वो लड़ते और विधानसभा में अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते। तो वहां पर तो उनको योगी जी के सामने खड़े होने से उनको डर लगता है। अभी तो वो भागे हैं दिल्ली, योगी जी के सामने वो खड़े नहीं हो पाएंगे, इसलिए भागे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने खड़े होने में डर नहीं लगता उनको? क्या बातें करते हैं, मतलब दूसरी बात देखिए, दूसरी बात, आप बोल क्या रहे हैं? शिवपाल यादव इनके चचा कहते हैं कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी
के सामने खड़े होने में लीजिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर साहिबा, अखिलेश यादव जी को भय डॉक्टर लगता साहिबा है। सुन लीजिए, मतलब माना कि डॉक्टर जो साहिबा है सुन लीजिए, एकदम हवा अरे में उड़ डॉक्टर रहे हैं साहिबा आप, पर सुन इतना लीजिए, मत उड़िए कि बिल्कुल जरा सा भी प्रैक्टिकल बात न करें। आपका कहने का मतलब है डॉक्टर साहिबा माननीय सुन योगी लीजिए। आदित्यनाथ जी देखिए माननीय मोनिका प्रधानमंत्री जी से जो बड़े हैं। शिवपाल चचा, मतलब ये आपका जो इनके द्वंद चल रहा है शिवपाल ना चचा दिल्ली कह लखनऊ रहे हैं वाला, कि ये ब्राह्मण अगर प्रवक्ताओं ने भी नाराज क्या हैं खेमे बांटी तो हैं, इनकी पार्टी में आ प्रवक्ताओं जाए। ने भी खेमे शिवपाल बांटी है चचा क्या की कि क्या कौन स्थिति योगी है आदित्यनाथ समाजवादी की पार्टी तरफ है, में, कौन उनको तो ये प्रधानमंत्री बताना की तरफ चाहिए है, क्या किसके लिए उनको इज्जत प्रधानमंत्री मिलती मजबूत है? है, किसके लिए मुख्यमंत्री उत्तर शिवपाल प्रदेश के चचा मजबूत को है। अपने ही अगर समाजवादी आप पूजा योगी पार्टी में मिश्रा जी इज्जत सवाल मिलती कर रहे है हैं तो अमित कभी हमें तिवारी, और बताइए। सवाल बनता भी है कि अगर आप यहाँ पे बात कर रहे हैं कि धरातल पर नहीं, सपा काम करती है, हम कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं, अभी आप ही की पार्टी के नेता बयान भी दे रहे थे, हमने हमारे दर्शकों को बयान भी सुनाया कि एक एक कार्यकर्ता का हम सम्मान करते हैं, तो शिवपाल यादव का सम्मान क्यों नहीं हो रहा? क्यों बार बार वो पार्टी से चले जाते हैं, बार बार वो रूठ जाते हैं, बार बार वो उदासी उनके चेहरे पर नजर आती है कि जिस सम्मान के वो हकदार है, जिस ओहदे के वो हकदार है, ना तो वो सम्मान उन्हें मिला, ना वो ओहदा उन्हें मिला। मोनिका जी वो नाराज वही होकर तो के मैं कहाँ कह रहा चले था जाते? मोनिका जी कि जो चचा मोनिका बोल जी रहे वो थे कि नाराज होकर ब्राह्मण के नाराज उत्तर हैं तो प्रदेश हमारी की तरफ आ जाए, विधानसभा में जाते उसी हैं चचा का और वहां उत्तर पर क्या प्रदेश की इज्जत है? विधानसभा में जाकर शिवपाल के चचा की समाजवादी कोई इज्जत पार्टी है? में कोई मजबूती से इज्जत है पक्ष समाजवादी रखते पार्टी हैं में? और समाजवादी इन्होंने पार्टी तो के अपने लिए पिता मुखर तक होकर के को बोलते हैं नहीं और छोड़ा, समाजवादी पार्टी की जो नीति और नियत को बेटा लेकर अपने के आगे बाप को बढ़ते नहीं हैं। छोड़ा, ये किस वो तरीके के चचा को बात क्या निकाल करके देखेगा? आ रहे हैं? जो बेटा अपने नाराज बाप को आप नहीं लोग को छोड़ा लगता वो है कि चचा हम को डोरे क्या डालेंगे। देखेगा? इसी से समाजवादी समझ में पार्टी आता है। के जो एक पूजा मजबूत मिश्रा जी, स्तंभ हैं, तस्वीरें झूठ नहीं माननीय बोलती शिवपाल हैं। यादव पिछले जी वो चुनावों चले में भी जाएंगे, वो शिवपाल नहीं जा यादव रहे के हैं। जो तमाम बयान सामने आए थे, चाचा भतीजे की जो खटपट थी, वो पूरे उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश ने तो खुलकर देख ली थी। किसके पूरे परिवार देश में ने देखी खटपट थी, नहीं तो होती इसको- है, पर इसको कहीं आप चले नहीं इग्नोर जाते कर हैं। ऐसा सकते नहीं हैं। कि अगर आप घर समाजवादी में ही पार्टी का कोई बैठ प्रोग्राम हो बनाकर रहा नहीं हो रख पा जाकर रहे के चले जा हैं, रहे हैं। तो ये बात मत कहिए कि हर कार्यकर्ता का हम सम्मान करते हैं इसलिए सारे लोग हमारी पार्टी में आ जाए। बिल्कुल पहले जो सम्मान करते आपकी हैं पार्टी के समाजवादी दिग्गज पार्टी है, में। कम आप से कम शिवपाल उनका तो यादव जी से सम्मान भी कर पूछ लीजिए। लीजिए, आप शिवपाल यादव जी से पहले पूछ चचा लीजिए। का तो सम्मान कर लीजिए। अभी अब शिवपाल आप चचा का देखिएगा, इस सम्मान बार कर चुनाव में लीजिए, फिर फिर से बाकी का चाचा सम्मान भतीजों के बीच कीजिएगा। जो खटपट होगी फिर सामने आ हाथ जाएगी कंगन को आरती 27 किया में। कि आप पूछ लीजिए, आपको दूध का दूध पानी का पानी दिखेगा। चलिए, शिवपाल यादव जी से भी ये बात पूछ ली जाएगी कि अभी बहरहाल तो रिश्ते सही हैं, लेकिन बाद में जब सीटों के बंटवारे की बात आएगी, सम्मान की बात आएगी 27 के वक्त में, तब ये कैसी स्थिति होगी वो तस्वीर अपने आप सामने भी आ जाएगी। 27 दूर नहीं खैर, है। संजीव जी को भी जरा इंक्लूड कर लेते हैं पैनल में, उनका भी मैं यहाँ पर रुक करना चाहूंगी। संजीव कुमार जी, देखिए अब कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में लगातार ऐसी है कि खुद को मजबूत बनाने की जद्दोजहद है। अभी सीट्स के आंकड़े या परसेंटेज, वोट परसेंटेज के आंकड़ों में कांग्रेस बहुत वीक है। ऐसे में ब्राह्मण वोट बैंक का छटकना या फिर ब्राह्मण विधायकों की नाराजगी या फिर ये जो गहमा गहमी ब्राह्मण विधायकों को लेकर देखी जा रही है, क्या कांग्रेस कुछ ऐसा कर रही है या कोई ऐसी रणनीति अख्तियार कर रही है जिससे तमाम ब्राह्मण समाज को लुभाया जा सके और खुद को मजबूत किया जा सके? देखिए, मैं समझता हूँ मोनिका जी जो वर्तमान बातचीत आज आपने रखी है, हाँ, वह भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिस प्रकार से ब्राह्मण समाज के विधायकों और ब्राह्मण समाज की जो उपेक्षा की जा रही है उसके ऊपर आपकी बातचीत है। मैं प्रथम वर्तमान में जो पोजीशन है, जो भाजपा की जो रणनीति रही है, हाँ, भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति के साथ साथ इंटरनली वह जातीय राजनीति भी करती है। बोलती जरूर नहीं है कि मैं जातीय राजनीति करता हूं, पर सच्चाई है कि वह जमीनी स्तर पर वह जातीय राजनीति भी करती है। ब्राह्मण समाज ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे भारतवर्ष में यथासंभव भारतीय जनता पार्टी को मान सम्मान और वोट सपोर्ट के माध्यम से दिया है, लेकिन सच्चाई है कि जो जमीनी स्तर पर जिस प्रकार से सम्मान होना चाहिए ब्राह्मणों का, वह भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं है। आज स्थिति की तरफ से एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रही है जो कि प्योरली इलेक्टोरल है। मोनिका जी, भारतीय जनता पार्टी के जो नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे गलती हो गई। गलती ये हो गई कि ब्राह्मणों ने अगर मीटिंग की थी, बात खत्म हो गई। अगर ब्राह्मण विधायक मिल रहे हैं तो कौन
कौन सा गैर संवैधानिक बात हो गई? ये कोई नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बात तो नहीं है कि अगर 40-50 लोग मिल जाए और एक जगह बैठ के लिट्टी चोखा खाएं, और कोई बीजेपी के संविधान के खिलाफ तो काम किया नहीं था, या भारत के संविधान के खिलाफ कोई काम नहीं किया था। ये नए नवेले अध्यक्ष आते हैं और सीधे कहते हैं कि अगली बार आप मिले तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये बात जब क्षत्रियों ने सम्मेलन किया था तब क्यों नहीं कही? या तो फिर जो सम्मेलन करे उनको सबको आप ये नोटिस दीजिए। अगर आप केवल ब्राह्मणों को नोटिस देंगे तो आप ब्राह्मणों के दुश्मन कहलाएंगे। अब ये नए अध्यक्ष आ गए हैं, अगर समाजवादी पार्टी कहती है कि जो नए अध्यक्ष है ब्राह्मणों के दुश्मन है, भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों की दुश्मन है, आप लॉजिक बताइए, क्या लॉजिक है कि आप ब्राह्मणों के समर्थक है? राजपूत सम्मेलन होता है, कोई गैर संवैधानिक बात नहीं होती है, बीजेपी के अनुशासन के सम्मान में बात हो जाती है। राजपूत इकट्ठा हो तो सम्मान, ब्राह्मण इकट्ठा हो तो अपमान। ऐसा सम्मान नहीं चाहिए मुझे भारतीय जनता पार्टी से। उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण होने तो मैं खुद कहता हूं कि इस तरह का सम्मान अगर भारतीय जनता पार्टी करेगी तो अगले चुनाव में उसे भारतीय जनता पार्टी के कोप का भाजन बनना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी इस तरह से अगर ब्राह्मणों का अपमान करती है तो डिजर्व नहीं करती कि ब्राह्मणों का वोट पाए। आप ये दोगलापन कैसे आ गया? क्षत्रिय करे तो वाह 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 वाह, लेकिन ब्राह्मण करे अपमान तो किस लिहाज से अपमान हुआ? आलोक जी, अगर आप भी कहते हैं यहाँ पर कि एक यूपी का ब्राह्मण होने के नाते मैं भी ये नहीं स्वीकार करूंगा, जरा इस बात को क्लैरिफाई कर दीजिए कि अपमान किस लिहाज से हुआ? क्या अपमान हुआ? क्या आप चाह रहे थे प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण होना चाहिए, प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण नहीं है, ये अपमान हुआ, या फिर क्या अपमान हो गया भाई? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब राजपूतों ने नोटिस मीटिंग की थी तो उनको नोटिस मिला था। उनको क्यों नोटिस नहीं मिला? राजपूत विधायक बैठ के मीटिंग करे तो कोई नोटिस नहीं, कोई धमकी नहीं प्रदेश अध्यक्ष की कि अब दोबारा आप अगर मीटिंग करेंगे तो आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। ये धमकी दूसरी जात की मीटिंग में भी होना चाहिए ना, या केवल ब्राह्मणों को ही धमकी देंगे? और क्या इसको इस लिहाज से नहीं देखा जा सकता, क्या इसको इस लिहाज से नहीं देखा जा सकता कि चुनाव नजदीक है और ये नोटिस इसीलिए हो कि आप इस तरह से जो मीटिंग कर रहे हैं उसकी वजह से राजनीतिक माहौल गर्मा सकता है, बयानबाजियां हो सकती हैं, इसके मायने अलग निकाले जा सकते हैं। क्या पता इस नोटिस का मतलब ये हो? धमकी कैसे हुई? नहीं मोनिका जी, जब राजपूत करे उसके 15 दिन पहले तब चुनाव का माहौल नहीं था। नहीं, राजपूतों ने भी तो अभी मीटिंग की थी कुछ ही 2 हफ्ते पहले। 2 हफ्ते में क्या ऐसा बदल गया कि राजपूत उत्तर प्रदेश का विधायक बैठे मिलके तो कोई समाज में विखंडन नहीं आएगा, कोई गड़बड़ नहीं होगी, और ब्राह्मण कर ले तो गड़बड़ होगी। ये दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। वोट नहीं मिलेगा इस तरह भारतीय जनता पार्टी को। तो यानी कि नुकसान भुगतना पड़ सकता है, जो यहाँ पर अमृत पांडे जी कहना चाह रहे हैं। लेना चाहता है ब्राह्मण विधायक धमकी में आ सकते हैं। लेकिन आलोक पांडे जी, सॉरी टू से, आप जिस तरीके से ये वाली बात कह रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी का जिक्र कर रहे हैं, पर मैं चाहूंगी कि इसमें सपा का भी तो जिक्र हो। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और मेरा सवाल भी हर पार्टी को लेकर था कि हर पार्टी जिस तरीके से कर रही है वो क्या नैरेटिव यहाँ पर बिल्ड करने की कोशिश हो रही है? क्या पास्ट में सपा की तरफ से इस तरह के कार्यक्रम नहीं हुए हैं? मोनिका जी, भारतीय जनता पार्टी ने तो जाति सम्मेलनों पर रोक लगा दी। सम्मेलन नहीं हो सकते किसी भी जाति के। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष भी चुपके चुपके मिलते रहे और इनके चित्रा त्रिपाठी जी ने ट्वीट भी किया प्रदेश अध्यक्ष की फोटो सहित कि वो कुर्मी सम्मेलन में थे। जब आप कुर्मियों के सम्मेलन होता है तो आप जाते हैं चुपके से, धीरज से, और उसके बाद आपकी फोटो भी आती है अखबार में। तो वो क्या था जो आप कर रहे थे? अब रहेगी बात समाजवादी पार्टी की। अब दूसरा एंगल आता है, समाजवादी पार्टी में तो पीडीएफ में ब्राह्मण ही नहीं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो ब्राह्मण कहां से आ गया? तो इनका तो पीडीएफ ब्राह्मण विरोधी है। अगले से तो खुलेआम कहते हैं। तो अगर ब्राह्मण विरोधी है तो फिर आप शिवपाल यादव क्यों कह रहे हैं कि आइए आइए समाजवादी पार्टी में आ जाइए? अगर ब्राह्मण विरोधी है समाजवादी पार्टी तो फिर आप क्यों न्योता देते फिर रही है? अब ऐसा है, तुमको लगता है कि ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है, शायद कुछ पुचकारने से 2-4% वोट मिल जाए। अच्छा, वोट बैंक की राजनीति है यहाँ पर सपा की तरफ से। बार बार उठती भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश पे। तो यानी कि आप मानते हैं ना कि पार्टियां यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं। पार्टियां यहाँ पर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रही है तो फिर जनता को समझदार बनना होगा। बिल्कुल
बिल्कुल जनता को समझदार बनना होगा। भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मणों को अपना गुलाम समझ लिया है। बीजेपी के एक ब्राह्मण नेता कहते हैं, बीजेपी के एक नेता कहते हैं कि ब्राह्मण तो पत्नी की तरह है, ये तो नाराज भी होगा तो छोड़ के नहीं जाएंगे। जैसे बीबी पति के अत्याचार को छोड़ के नहीं जाती, चाहे तो पति मारे तो भी नहीं छोड़ के जाती, इसी तरह बीजेपी को ब्राह्मण छोड़ नहीं सकता। अब चाहे बीजेपी वाले ब्राह्मणों की पिटाई भी करें, अपमानित भी करें, तो भी नहीं छोड़ के जा पाएंगे। ये गलत फहमी में है। जिस भी पार्टी ने ब्राह्मणों का अपमान किया है वो सत्ता में नहीं रह पाई है। तो भारतीय जनता पार्टी को भी ये ध्यान में रखना होगा कि आपको सत्ता में रहना है या नहीं रहना। जिस अपमान के आलोक पांडे जी आप जिक्र कर रहे हैं, उस अपमान के अनुसार 2017 में जहां 83% वोट बैंक ब्राह्मणों का बीजेपी के साथ था, तो वो 89% आई थिंक शिफ्ट हो गया 2022 के चुनावों में। अगर अमित तिवारी जी मैं आंकड़ों में गलत नहीं हूं तो शायद यही परसेंटेज रही है। अमित तिवारी जी मुझे और अच्छे से करेक्ट कर देंगे क्योंकि उन्हीं की पार्टी को इस तरह का परसेंटेज मिला था। तो यहाँ पर अपमान कहां से हुआ, जरा इसको और क्लैरिफाई हम आगे चलकर समझेंगे आपसे और विश्लेषण इसका डिटेल में करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने रहिए क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे सुलगते सवाल हैं जो सीधे बात में आज हम करेंगे। क्या जानबूझकर यहाँ पर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है, ये जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस पर चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, जवाबदेही पूरी बनती है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़। सीधी बात में आज हम बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से ब्राह्मण पॉलिटिक्स गरमाई हुई है और क्या इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि वक्त के साथ जिस तरीके से वोट बैंक ब्राह्मण, वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का मजबूत हुआ है, लेकिन अब जो बयानबाजी हो रही है, जो ट्वीट्स सामने आ रहे हैं, जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है, आरोप लग रहे हैं कि अपमानित किया गया है ब्राह्मण समाज को भारतीय जनता पार्टी के जरिए, उनके द्वारा, तो क्या इसका नुकसान, इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है? सपा इससे किस तरीके से फायदा ले सकती है? क्या कांग्रेस की नींव भी उत्तर प्रदेश में इस नाराजगी की वजह से मजबूत हो सकती है? क्या अन्य पार्टियों को इसका लाभ जा सकता है? यही सब जानने समझने की आज हो रही है कोशिश। हमारे साथ अमित तिवारी जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए संजीव कुमार जी हमारे साथ हैं और राजनीतिक विश्लेषक आलोक पांडे जी भी इस चर्चा में हमारे साथ हैं। अमित तिवारी जी, दो सवाल आपसे। आलोक पांडे जी ने जिस तरीके से सवाल उठाया कि जब राजपूतों की बैठक होती है तो कोई नोटिस नहीं जाता है, कोई सवाल नहीं उठते हैं, लेकिन जब ब्राह्मणों की बैठक होती है तो आप लोगों की तरफ से नोटिस चला जाता है। सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों को अपमानित करने का काम कर रही है। पहला, जरा इसे क्लैरिफाई कीजिए। दूसरा, इस तरह के ट्वीट और इस तरह की बैठक की जरूरत क्यों आ पड़ी है? अगर आप खुद कहते हैं कि ये सब नॉर्मल है, जानबूझकर इसे हवा बनाया जा रहा है, सुर्खियां बनाई जा रही हैं, तो क्या इसे राजनीति कहें या मजबूरी कहें? हो क्यों रहा है भाई? कुछ तो रीजन होगा ना कि चलिए बैठक होती है 5 दिन पहले और आज उसके जस्टिफिकेशन में ट्वीट आता है, तो किसी रीजन से तो ट्वीट आया होगा ना। बैठे बिठाए तो पीएन पाठक को नहीं हुआ होगा कि चलो आज मैं ट्वीट कर देता हूं एक 5 दिन पुरानी बैठक के लिए। कोई राजनीतिक मजबूरी इसके पीछे? नहीं मोनिका जी, देखिए कोई राजनीतिक मजबूरी नहीं है। उन्होंने ट्वीट किया, उनको लगा होगा कि किसी तरीके से गलत संदेश गया होगा उस मीटिंग का, या गलत तरीके से उसको पेश हो रहा है, या जो विपक्ष है वहां पर वो दिशाहीन है, तो इसको एक सामान्य से मीटिंग को एक मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहा है और अपनी जमीन को वापस पाने की इच्छा में इस तरीके के मुद्दों को उठा रहा है। पहली बात। दूसरी बात, देखिए आज जो आप अगर 2014 के बाद से जो शिफ्ट देखेंगे वोट के पैटर्न में, अगर आप शिफ्ट देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को जिस हिसाब से प्रतिशत में वोट परसेंटेज मिला है 2014 से लेकर अगर 2024 तक के सारे नतीजों को अगर आप देखें तो उसमें कास्ट, क्रीड कहीं मैटर ही नहीं करता है। जिस हिसाब से हर धर्म के, हर वर्ग के, हर समुदाय का हमें समर्थन मिला है, अगर आप उसको स्टडी करेंगे तो ये जात पात की, ये तो ट्रेडिशनल मेथड्स थे। कभी समाजवादी पार्टी हो गई या बहुजन समाजवादी पार्टी हो गई या आरजेडी हो गई, इन सब मतलब क्षेत्रीय दलों ने मिलकर एक समीकरण बनाकर अपनी अपनी पार्टी बनाने का प्रयास किया। लेकिन अगर आप उस चीज को देखें तो ये पुराने समीकरणों को जनता भूल चुकी है, इन पुराने समीकरणों को जनता तोड़ चुकी है। आज हम आइडेंटिटी की नहीं, परफॉर्मेंस बेस्ड पॉलिटिक्स की बात करते हैं। आप अगर सत्ता में हैं तो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा और उस परफॉर्मेंस के बिहाफ में जनता का रेगुलर फीडबैक
ये हम लगातार, ये हमारा एक प्रोसेस है जो कि हम लगातार लेते रहते हैं। पहली बात। दूसरी बात, अब देखिए जिस तरीके से चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, डेवलपमेंट का मामला हो, रोजगार का मामला हो, और एक तरीके से यूपी में पिछले कुछ सालों से, मतलब ये तो अभी 27 में इलेक्शन होगा, लेकिन पिछले 2 टर्म को अगर आप देखें तो एक ड्रास्टिक शिफ्ट हुआ है मेंटालिटी में, सोच में। आज वहां का युवा स्वरोजगार के बारे में सोचता है, आज वहां का युवा अत्याधुनिक टेक्नोलॉजीज के बारे में सोचता है, आज वहां का युवा एआई बेस्ड सिस्टम्स को अपनाने की बात करता है, उसकी चर्चा करता है। लेकिन ये जो पुरानी जो राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो उसी घिसी पिटी राजनीति पे, उसी घिसी पिटी राजनीति पे कि ब्राह्मण को साथ ले लो। और आपको कुछ पता है उत्तर प्रदेश का युवा 15 दिसंबर को कूच करता है आयोग के ऑफिस में, और पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन वोटर कागज लेकर के, आंसू गैस लेकर के ऐसे खड़ा होता है जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़ा हो। देखिए डॉक्टर साहिबा शांत रहिए, जितना टाइट होकर के उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए शांत, पुलिस खड़ी होती है। डॉक्टर साहिबा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। जिस तरीके से आज का जो विपक्ष है वो झेलता हुआ फिर भी प्रोटेस्ट कर रहा था। पूजा जी बोलने तो दीजिए ना, एटलीस्ट कंप्लीट करने दीजिए, आपको भी टाइम दिया जाएगा। नहीं दिया पूरे जो है। देखिए ये यही घिसा इसी घिसे पिटे नैरेटिव की बात कर रहा था मोनिका जी, यही घिसा पिटा नैरेटिव, यही घिसा पिटा नैरेटिव, क्योंकि लेकिन अमित तिवारी जी जस्टिफाई तो करना पड़ेगा ना बीजेपी को। अमित तिवारी जी, जब इतने आरोप लग रहे हैं, तो उन आरोपों का जस्टिफिकेशन तो आगे आकर देना होगा ना। सिर्फ पूजा जी आरोप नहीं लगा रहे, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आलोक पांडे जी भी बैठे हैं, तो उन्होंने भी आरोप लगाए कि ब्राह्मण होने के नाते मैं भी ये कह रहा हूं कि ब्राह्मणों को अपमानित किया गया है। तो ये अपमान ब्राह्मण क्यों महसूस कर रहे हैं यूपी के? नहीं, किसी को अपमानित नहीं किया गया मोनिका जी, और मैंने बताया कि ये जात पात की राजनीति बहुत पहले यूपी छोड़ चुका है। पूजा जी का सुन लेते हैं एक आरोप, वो भी जरा आप पर लगाना चाह रही हैं, तो खुलकर जरा सुन लीजिए सो दैट कि आप इकट्ठा क्लैरिफाई कर सके। पूजा जी 40 सेकंड्स फटाफट से अपनी स्टेटमेंट दीजिए, देन वो क्लैरिफिकेशन। मोनिका जी इनसे पूछिएगा, इन्होंने छात्रों की बात की। आज जो है छात्र, मैंने आपको बता ही दिया कि 15 दिसंबर को जो है छात्र कुछ कर रखे थे, वो उन्होंने नवंबर में पिछले साल किया हुआ था, और अभी भी छात्र बिल्कुल तैयारी कर रखे हुए, फिर कुछ करेंगे। छात्रों को आपने आंदोलनरत बना दिया हुआ है, वो आंदोलन करने के लिए रह गए हैं, उनको कहीं आप अवसर ही नहीं देते हैं। पता नहीं स्टार्टअप उठा करके ले जा करके कहाँ दे रहे हैं। उत्तर युवाओं को नहीं मिल रहा। मोनिका जी अगर मिल रहा होता तो आकर के प्रोटेस्ट ना कर रहे होते। अमित तिवारी जी आंसर कीजिए। देखिए मोनिका जी, जिस हिसाब से जो चर्चा हो रही है, समाजवादी पार्टी की जो प्रवक्ता बैठी है वो अनर्गल ऐसे ही आरोप लगाती रहती हैं हर एक चीज में। उनको बीजेपी के किसी भी कार्यकाल में किसी भी नेता को उठा के विपक्ष के पूछ लीजिए क्या भारतीय जनता पार्टी में कुछ अच्छा काम किया है, इनको नजर आएगा नहीं ये किया है, वो किया है, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हो रहा। इनका वही एक ही रोना शुरुआत से लगा हुआ है और आगे भी ये यही रोते रहेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस पार्टी की हैसियत ही क्या है? ना उनकी बिहार में कोई हैसियत थी, ना उनकी उत्तर प्रदेश में कोई हैसियत है। 2 तो सीटें आई हैं 2022 में, 2 सीटों के लिए अब वो पता नहीं इस बार किसको उन्होंने प्रियंका गांधी को पिछली बार दिया था पूरा का पूरा कार्यक्रम, उन्होंने 2 सीटों पर समेट दिया। अभी लोकसभा में थोड़ी बढ़कर आई है तो उससे वो उत्साहित है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आज योगी जी की जो सरकार है ना, आज योगी जी की सरकार पर किसी भी एक चीज को लेकर ना भ्रष्टाचार, ना गुंडागर्दी, ना लॉ एंड ऑर्डर, किसी भी चीज को एक चीज को लेकर आप आपने नोटिस का जवाब नहीं दिया। अगर आप उपलब्धियां यहाँ पर गिना रहे हैं तो जो आरोप आलोक जी नोटिस को लेकर लगा रहे हैं उसका स्पष्ट जवाब आपसे नहीं मिला। नहीं देखिए, नोटिस तो दिया गया और उसके लिए उनको बताया भी गया है, और हम इस तरीके की किसी भी गठजोड़ को या ऐसे किसी भी तो फिर राजपूतों की जब बैठक हुई तब उनको नोटिस क्यों नहीं गया? अगर आप नोटिस दे रहे हैं तो दोनों मीटिंग्स के लिए नोटिस जाना चाहिए। नहीं, उन्हें भी उचित माध्यम से उनको भी बता दिया गया था, और तो ऐसे किसी भी उचित माध्यम ब्राह्मणों के पास क्यों नहीं हुआ? ये जो उचित माध्यम था, ये दोनों में डिफरेंस क्यों था? डिफरेंस नहीं था, देखिए बताना होता है। अमित तिवारी जी आप कह रहे हैं अपमानित नहीं किया गया, डिफरेंस तो आया ना। बिल्कुल नहीं, आपने लूपहोल छोड़ा तभी विपक्ष को मुद्दा उठाने का मौका मिला ना। मैं संजीव जी आपसे भी आंसर लूंगी। नहीं देखिए, विपक्ष को मुद्दा मिलाने का मौका मिला। नहीं मोनिका जी, विपक्ष को मुद्दा मिला क्योंकि विपक्ष दिशाहीन है।
क्योंकि विपक्ष शून्य है, वो बौद्धिक चलिए, शून्य हो दिशा चुका में है आप विपक्ष, तो इसलिए दिशा में इस है। तरह के मुद्दों को अमित उठा जी, रहा मैं है। ये मानती हूँ कि अरे विपक्ष आप का तो काम दिशा है में प्रोग्राम आपको कर रहे हैं। रोस्ट करना। मैं सिंपल कहती हूँ, विपक्ष का काम है मौजूदा सरकार को रोस्ट करना, चाहे कोई भी पार्टी कोई भी रोल निभाए, ठीक है। आलोक पांडे जी तो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो तो किसी पार्टी के साथ नहीं, ना आपके साथ है, ना सपा के साथ है, ना कांग्रेस नहीं, के वो साथ तो है। हमारे वो भी उत्तर प्रदेश के समर्थक ब्राह्मण हैं। होने के नाते एक बड़ी बात यहाँ पर कह रहे हैं, तो अब इस पर तो जस्टिफिकेशन है ना। आपने ये डिफरेंस क्यों छोड़ा? राजपूतों की बैठक के लिए आपका एक्शन अलग होता है, ब्राह्मणों की बैठक के लिए आपका एक्शन अलग होता है, तभी तो पीएन पाठक को यहाँ पर ट्वीट करने के लिए मजबूर होना पड़ा। देखिए, किसी का राजपूतों की बैठक में से किसी भी विधायक का अगर ट्वीट आया तो नहीं आया, पीएन पाठक को 5 दिन बाद मजबूर होना पड़ा कि वो जस्टिफाई करें। नहीं, कोई किसी को उनको कोई धमकी प्रदेश नहीं दी अध्यक्ष गई की मोनिका धमकी भी जी, नहीं मिली। और ना ही नहीं, दी गई है। ऐसी कोई भी दी बात गई नहीं है भाई, मोनिका जी, इस अखबारों में आया तरीके है। की कोई हंस भी रहे बात हैं नहीं है। अमित तिवारी उन्होंने जी, कहा कि मानिए। भारतीय दोबारा जनता ब्राह्मणों ने मीटिंग की पार्टी तो भारतीय अनुशासनात्मक जनता कार्रवाई पार्टी होगी। न किसी जात पात नहीं की सर, पॉलिटिक्स में आप कहें विश्वास तो मैं करती है, न्यूज़पेपर न कुछ ढूंढूं। करती है। हमारा सिर्फ एक आप ही कहें तो नारा मैं है, न्यूज़पेपर सबका ढूंढूं। साथ सबका विकास, और इसी के तहत प्रदेश में भी और सबका केंद्र में भी साथ हमारी सबका सरकारें चल विकास रही के हैं। भीतर ये जो जातियों की राजनीति हो रही है, इसमें आप फंस रहे हैं अमित तिवारी जी। या तो आप डैमेज कंट्रोल की कोशिश नहीं, पार्टी यहाँ पर कर रही है, नहीं, या फिर ये है कि पार्टी डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रही है कि जो तमाम विधायक हैं वो जात के आधार पर अलग अलग बट रहे हैं, तो पार्टी नोटिस थमा कर कि अब तीसरी कोई कास्ट आगे आकर बैठक ना करे तो चलिए हम नोटिस थमा देते हैं, पर इससे ब्राह्मण अपना अपमान समझ रहे हैं। फंस आप रहे हैं, चाहे आप डैमेज कंट्रोल कीजिए चाहे कास्ट पॉलिटिक्स कीजिए, फंस आप रहे हैं यहाँ पर, इसको स्वीकार कीजिए। नहीं मोनिका जी, यहाँ पर फंसने और ना फंसने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इस तरीके की राजनीति को हम बढ़ावा भी नहीं देते। और अगर आपने, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप 2014 से लेकर 24 के इलेक्शंस का आप समीकरण निकाल कर देखें और उसको थोड़ा स्टडी करें, तो आपको पता चलेगा कि हमें जितना सपोर्ट सभी जातियों से मिला है, सभी पंथों से मिला है, उतना सपोर्ट किसी को पास भी नहीं है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये जो दलगत राजनीति थी, हाँ। कि आप मुसलमान जोड़ लीजिए और यादव जोड़ लीजिए, आप सरकार बना ले जाएंगे, आप ब्राह्मण जोड़ लीजिए, दलित जोड़ लीजिए, आप सरकार बना ले जाएंगे, तो इस तरीके के समीकरणों की अब इस व्यवस्था में जगह ही नहीं है। ऐसा कोई भी समीकरण आप काम करने वाला नहीं है। बस संजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, संजीव जी का भी जरा हम इसलिए संजीव जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको भी मैं इंक्लूड करूंगी, और आलोक पांडे जी के भी सवाल का जवाब आपको देना होगा अमित तिवारी जी, क्योंकि मानिए फंस रहे हैं आज आप, मैं बार बार आपको कह रही हूँ फंस रहे हैं आप, कितना भी मुस्कुरा लीजिए फंस रहे हैं। संजीव कुमार जी, आप जो बात कहना चाह रहे हैं अपनी बात पहले रखिए, फिर मेरा एक सवाल भी आपसे है, दिन में वो सवाल करती हूँ, पहले आप अपनी बात रखिए। की भाषा शोभा नहीं देती है, मेरा निवेदन है कि कृपया इन चीजों से बचे तो बेहतर है। खैर, अब मैं आपको आता हूं कि आपने कहा कि कुछ बातें इस वर्तमान उत्तर प्रदेश के अंदर अभी विकास की बात आपने कहा कि विकास की बातचीत होनी चाहिए। अब लोग जातियों आधार पर नहीं, अब विकास की बातचीत, हाँ विकास के ऊपर ही बातचीत करना चाहते हैं। तो अमित भाई, अभी तुरंत भारतीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में अभी गणना हुई, पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश का एक भी विश्वविद्यालय, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी छोड़ करके एक भी विश्वविद्यालय टॉप 30 के अंदर नहीं आ पाया। सुन लीजिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि विकास के मापदंडों पर यदि सड़क के ऊपर और तमाम कुछ ऐसी चीजें हैं जो केवल भाषा और भाषण के माध्यम से, और यदि जातीय राजनीति कुछ नहीं होता तो स्वयं मोदी जी उत्तर प्रदेश की सभा में ये ना कहते कि मैं किस बिरादरी से आता हूं। यानी आपके आदरणीय सर्वोच्च नेता भी अपनी बिरादरी गिनवाने में पीछे नहीं हटते। ये भाषा है, उनका भाषण है, और ये ऑन रिकॉर्ड भाषण है। ये मैं नहीं कह सकता, आप रिकॉर्ड पे निकाल सकती हैं मोनिका जी, अगर चाहे तो आपकी रिसर्च टीम भी निकाल सकती है। अब अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं आपको कि आज जब वोट होती हो तो तमाम आपका जब प्रेस ब्रीफिंग होता है तो ब्राह्मणों को इतना सीट, ठाकुरों को इतना सीट, आप प्रेस ब्रीफिंग अपने पूर्व नेताओं की प्रेस ब्रीफिंग उठा करके देख लीजिए तो शायद आपको स्पष्ट रूप से ये बातें मिल जाएंगी। मेरा ये कहना है कि जिस समाज ने आपको पूरी ताकत के साथ सत्ता में वापसी करने का आपको मदद किया,
उस समाज की इस प्रकार से अवहेलना मैं समझता हूं उचित नहीं है। कम से कम आप सम्मान नहीं दे सकते तो कम से कम उसकी बेइज्जती ना करें। जी, लेकिन यहाँ पर अगर आप विकास की बात कर रहे हैं संजीव जी, आप सम्मान अपमान की बात कर रहे हैं, बेइज्जती की बात कर रहे हैं, आप यहाँ पर जातियों के आधारित पर कौन सा राजनेता अपनी जाति गिनाते हुए भाषण देता है वो बता रहे हैं, तो कांग्रेस भी तो कास्ट सेंसस की बात करती है, राहुल गांधी कास्ट सेंसस की बात करते हैं। तो इस बार अब अगर यहाँ पर दूसरी पार्टी के नेता जाति जाति कर रहे हैं तो फिर कांग्रेस को इससे क्या दिक्कत? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। और मेरा ये कहना है कि कास्ट सेंसस और कास्ट सेंसस के माध्यम से जो रिपोर्ट्स आने वाले हैं, हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है कि अगर ब्राह्मण जाति में बहुत सारे ब्राह्मण गरीब हैं, क्या हम उनको आर्थिक रूप से मदद दे सकते हैं? क्या हम कास्ट सेंसस के माध्यम से उन गरीब ब्राह्मणों के लिए हम क्या सरकारी स्तर पर क्या पॉलिसी बना सकते हैं? क्या गरीब ठाकुर कहने तो ठाकुर हैं, लेकिन साथ मतलब आज ब्राह्मणों में ब्राह्मण ही गरीब है सिर्फ, या फिर सिर्फ ठाकुर ही गरीब है? क्लियरली यहाँ पर कास्ट, आप यहाँ पर अगर कास्ट सेंसस की बात जो आप कह रहे हैं, जिस तरीके से मैंने सवाल भी आपसे किया, तो क्या सिर्फ ब्राह्मण ही गरीब है? यहाँ पर ठाकुर ही गरीब है कि आप उसके आधार पर पॉलिसीज की बात करें? इधर से खींचिए सर, चाहे इधर से खींचिए, बात एक ही है कि जाति आधारित राजनीति। मैं एक बात कहना चाहता हूं, सुन लीजिए ना। मैं जो क्यों आप ये बात आपने जो उठाई और कांग्रेस चाहती क्या है? कांग्रेस चाहती है उच्च जाति को आज आरक्षण नहीं है, लेकिन उस समाज के अंदर भी उस जाति के नाम पर उस समाज के अंदर भी गरीब लोग हैं, उनको आर्थिक मदद की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी आदरणीय राहुल गांधी जी ने साफ साफ कहा है कि हम इसके माध्यम से सरकार पॉलिसी डिसाइड करे कि उस गरीब उच्च जाति के ब्राह्मणों, ठाकुरों एवं अन्य समाज के लोगों के ऊपर भी हम पॉलिसी बनाएं और कुछ न कुछ उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण करें। क्या सर, इसमें क्या बुराई है? आलोक पांडे जी यही अर्थ है, आलोक पांडे जी यही अर्थ है कास्ट सेंसस का? क्लियर कर दीजिए आलोक पांडे जी, क्या यही अर्थ है कास्ट बिल्कुल ही सेंसस का? इसको बोलते हैं अर्थ का अनर्थ जी, इसको बोलते हैं अर्थ का अनर्थ। राहुल गांधी ने कहा कि आरक्षण की लिमिट को 50% से और बढ़ाएंगे, आरक्षण खत्म नहीं करेंगे। जातिवाद की बात कर, हर बार पूछते कितने ओबीसी हैं सचिव, कितने दलित हैं, और जाति आरक्षण जो आप कास्ट सेंसस की बात करें, जातिवाद को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, जातिवाद को समाप्त करने के लिए नहीं। अगर आपको गरीबी के आधार पर देना है तो गरीबी दूसरे आधार पर छांट ली जाएगी। जात के आधार पर गरीबी कैसे छांटोगे? गरीबी तो इनकम के आधार पर छाटी जाएगी ना, जात के आधार पर कहां से आप गरीबी छाट लोगे? संजीव जी बात सही है, वही बात है, अर्थ का अनर्थ का इधर से खींचे, इधर से खींचे, मतलब एक ही है। आप गरीबी के आधार पर पॉलिसीज बनाएंगे, जातियों के आधार पर पॉलिसीज बनाएंगे, सिंपल बात है। जी नहीं आलोक जी, आपका अध्ययन इस मामले में यदि नहीं हो तो कृपया करके अपने विशिष्टता का अनुभव नहीं कराना चाहिए। खैर, मैं ये कहना चाहता हूं, सुन लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस का स्पष्ट विजन है, यदि उच्च जाति के अंदर भी गरीब लोग हैं तो हमें उनके लिए पॉलिसी डिसाइड करनी है। कास्ट सेंसस के पीछे की जिसकी अगर संख्या है, लेकिन संख्या के आधार पर डिसाइड होती है ना, पॉलिसीज तो इनकम के आधार पर डिसाइड होंगी। अगर कोई व्यक्ति 10,000 रुपए कमाता है महीने का तो उसको उस हिसाब से सरकार लाभ दे रही है, 25,000 कमाता है उस हिसाब से लाभ दे रही है। सुन लीजिए, उनका आर्थिक रूप से भी सेंसस हुई है और होगी। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताता हूं, यदि वो गरीब है तो सरकार उनके लिए योजनाएं बनाएंगे। साफ शब्दों में कहा, जिसकी बात और जिसकी वकालत आदरणीय राहुल गांधी जी ने किया। अगर आप यहाँ पर अगर आप पॉलिसीज की बात कर रहे हैं तो आर्थिक रूप से ही आप उसको डिसाइड करेंगे, ये डिसाइड नहीं करेंगे कि ब्राह्मणों में कौन सा गरीब वर्ग है या आर्थिक तौर पे कमजोर है, तो फिर उच्च जाति वालों के लिए हम उस हिसाब से पॉलिसी बना देते हैं। पॉलिसी जातियों के आधार पर नहीं बनेगी, पॉलिसी फाइनेंशियल मदद किया जाए। कांग्रेस पार्टी ने सदैव इस बातों को रखा है।
सर इसे कहते हैं क्लियर राजनीति। जो शुरुआत में मैंने आपको कहा, आप कितना भी समझा लीजिए, जैसे मैंने अमित तिवारी जी को भी यहाँ पर बात की कि आप यहाँ फंस रहे हैं, तो वो फंस रहे हैं, वो कितना भी यहाँ पर जस्टिफाई कर दे। जनता आज की बहुत समझदार है। आलोक पांडे जी, एक सवाल आपसे भी मैं यहाँ पर करूंगी। ये जिस वोट बैंक की हम बात कर रहे हैं, अब इसमें चाहे हम ये क्लोज डोर मीटिंग्स की बात कर लीजिए, ब्राह्मणों की क्लोज डोर मीटिंग होती है, यहाँ पर कास्ट सेंसस का भी चलिए मुद्दा उठ गया है, ये मुद्दा भी आप ले लीजिए। जनता जो वोट करती है वो वाकई में सिर्फ मुद्दों के आधार पर वोट करती है, या आज भी जातियां बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालती हैं? सुन पा रहे हैं आलोक पांडे जी? चलिए, आलोक पांडे जी तक हमारी आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है और यहाँ पर समय भी हो चला है कार्यक्रम को विराम देने का। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में शामिल हुए, अपनी अपनी बात रखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो राजनीति अपने चरम पर है, बेशक इसे माने या ना माने, लेकिन उत्तर प्रदेश इसे जाति है कि जाति नहीं है, और यही एक बड़ी वजह है कि जाति आधारित राजनीति यहाँ पर देखने को मिल रही है। बेशक इसे पहचान का नाम दे दिया जाए, लेकिन क्या वाकई में ये पहचान की बात है, या फिर एक रणनीतिक साझेदारी, या फिर राजनीति का एक नया तरीका कि ऐसे नहीं तो वैसे राजनीति जाति आधारित कर ही लेते हैं और जनता के बीच अपनी पैठ बनाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल सीधी बात में आज मेरे साथ बस इतना ही। बाकी 8 बजे मेरे साथ जुड़ना ना भूलिएगा, देखना ना भूले बियॉन्ड हेडलाइंस।